नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनको लगाते समय गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है, या ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए तरह के हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को देख रहे थे। ये सब क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स भी बनाते चलिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक जो है शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ईमेल के जनक कौन जाने जाते हैं? तो रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का प्रमुख कारण गाय की चर्बी लगे कारतूस थे। यह किस कंपनी द्वारा बनाए गए थे? तो जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उसका मुख्य यही कारण था, जो कारतूस थे उसमें गाय तथा सूअर की चर्बी लगी हुई थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर जो है मुस्लिमों के लिए पवित्र थी, और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और सैनिकों ने 1857 ईस्वी की क्रांति कर दी। ये जो कारतूस थे, कारतूस इनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए थे। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अल्पसंख्यकों की समिति थी उसकी एक उप समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, जो पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल भी बने थे। तो अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल भी बने। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंगिडा शिखर जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट केरल में। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अंगिडा शिखर। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है, और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित की जा सकने वाली डेटा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित समय में जो नेटवर्क पे प्रेषित किया जाता है डेटा, उसकी मात्रा को बैंडविड्थ कहा जाता है। बैंडविड्थ को बीट प्रति सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डाटा प्रोसेस करता है। तो डाटा क्या, बैंडविड्थ क्या होता है कि एक निश्चित समय में जो डाटा प्रोसेस किया जाता है उसी को बैंडविड्थ कहा जाता है। बैंडविड्थ जो है बीट प्रति सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होगा तो कम्युनिकेशन जो है बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि बैंडविड्थ अधिक होने से अधिक डाटा जो है प्रोसेस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में बफर का क्या तात्पर्य है? तो बफर देखिए क्या है। बफर किसी मल्टीटास्किंग सिस्टम में जो है रैम की एक निश्चित मात्रा है, जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है, ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डाटा स्थानांतरित करने से पहले डाटा में प्रकलन कर सके। तो बफर क्या है? बफर किसी मल्टीटास्किंग सिस्टम रैम की एक निश्चित मात्रा है, जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है, ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो जो बफर हो गया वो मल्टीटास्किंग सिस्टम में रैम की एक निश्चित मात्रा है, जो अस्थायी क्षेत्र में के रूप में आवंटित किया जाता है। इसके अंतर्गत इसकी मदद से CPU जो है किसी विशेष उपकरण में डाटा भेजने से पहले डाटा का प्रकलन करता है। आगे देखिए, .bat किसका एक्सटेंशन कोड है? तो जो PC बैच फाइल का एक्सटेंशन कोड जो है .bat होता है। एक्सेल का क्या होता है? .exl होता है, और
ऐसे ही है, बहुत सारा एक्सटेंशन कोड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। .bat पूछा था, ये किसका था? पीसी बैच फाइल का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो अमरोहा जो है वह ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। वह एक जिला एक उत्पाद में अमरोहा को जो है यहाँ के उत्पाद के रूप में ढोलक चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अमरोहा क्या हो गया? तालबद्ध ढोलक हो गए। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान किस प्रकार के रागों की रचना करते थे? तो यह प्राण प्रिया राग की रचना उस्ताद विलायत खान करते थे, ये आगरा घराने से थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रुम्मी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो रुम्मी दरवाज़ा है वो लखनऊ में स्थित है। इसे तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। तो रुम्मी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में है। इसको तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1786 में आसफ उद्दौला द्वारा कराया गया था। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा था कि रुम्मी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? आसफ उद्दौला ने 1786 में। बाकी रुम्मी दरवाज़ा को तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी थे। पूंजी लाभ अनुपात किसे कहते हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूंजी लाभ अनुपात क्या होता है? तो जो इक्विटी कैपिटल शेयर होता है उससे निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CSIR और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कौन सा स्वदेशी हल्का परिवहन विमान डिजाइन और विकास किया गया? तो भारत के द्वारा डिजाइन किया गया पहला जो है परिवहन विमान था वो कौन सा था? सारस था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की गति कितनी है? तो जो सुपरसोनिक मिसाइल की गति है 2.8 से 3 मैक है। मैक क्या होता है? यह जो है गति मापने का एक मात्रक है। इसके अंतर्गत जो है विमान की चाल बटे ध्वनि की चाल से भाग दिया जाता है, तो ये मैक आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुल वसा का सेवन कुल ऊर्जा सेवन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम जितना ऊर्जा ग्रहण करते हैं उस ऊर्जा में जो है 30% से ज़्यादा वसा के थ्रू नहीं आना चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा वसा के थ्रू आएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिसके कारण हृदयघात जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है कि हम जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसमें वसा के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम। पोटेशियम किस लिए जो है उपयोग होता है? हृदय की मांसपेशियां सही से काम करें तथा शरीर में जो तरल पदार्थ हैं उनका संतुलन बना रहे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। स्तनधारी जितने होते हैं सबके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 निलय और 2 अलिंद होता है। सबसे बड़ा और मजबूत जो है कक्ष बाया निलय का होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे मजबूत मनुष्य के हृदय का कौन सा भाग होता है? तो बाया निलय जो होता है वो मजबूत होता है। हिम तरंगिणी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी है। इसी के लिए 1955 ईस्वी में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो हिम तरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। यह जीएस में भी पूछ चुका है और हिंदी के क्वेश्चन में भी पूछ चुका है, तो अच्छे से देख लीजिए। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? तो केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये सब तो रचा ही है, लेकिन इन्होंने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है विज्ञान गीता।
जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन, बालाघाट का मजाल खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट में मजाल खंड स्थित है और झुंझुनू का खेतड़ी, ये दोनों जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तांबा के प्रमुख उत्पादक राज्य क्या हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इसको आप ताम राज्य से याद कर सकते हैं। तांबा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उत्पादक हैं ये। संचित भंडार की बात होगी तो सबसे ज़्यादा तांबे का भंडार राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की वह प्रमुख जनजाति कौन है जो बाकुंडा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है? तो संथाल। संथाल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल के बाकुंडा तथा पुरुलिया जिले में पाई जाती है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य कौन हो गया? कर्नाटक हो गया। अब देखिए, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में, फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब पूछेगा 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण कौन सा राज्य किया? तो पहला राज्य हो गया कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को सुझाव देने का कार्य करती है। तो सबसे पहले तो जानिए प्रशासनिक सुधार आयोग क्या होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को सुझाव देने का कार्य करती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 ईस्वी को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? 5 जनवरी 1966 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया है। तो भारत में अब तक 2 बार जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम बार 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में और दूसरी बार 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में किस प्रोग्राम के माध्यम से सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध किया जाता है? तो क्लाइंट के माध्यम से सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध किया जाता है। अब देखिए, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई जानकारी का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या है? तो जो विंडोज साउंड फाइल है उसका एक्सटेंशन कोड हो गया .WAV हो गया। अभी आपको पीसी बैच फाइल का बताया गया था .BAT था। अब विंडोज साउंड फाइल का क्या हो गया? .WAV हो गया। इसका उपयोग पीसी पर ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। WAV को वेब फॉर्म ऑडियो फाइल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो वो कौन सी शैली है जिसमें स्त्रियां अपने सर पे तेल का दीपक रख के नाचती हैं? तो वह चरकुला है। चरकुला नृत्य मुख्यतः ब्रज क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पूछता है चरकुला कहाँ का नृत्य है? ब्रज क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन, औरैया जिला किस प्रमुख उत्पादक के लिए जाना जाता है?
तो जो औरैया ज़िला है शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। औरैया किस मंडल के अंतर्गत आता है? कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। एक जिला एक उत्पाद योजना में जो है औरैया शुद्ध देसी घी के लिए चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामभर स्तूप कहाँ पाया जाता है? तो रामभर स्तूप जो है कुशीनगर में पाया जाता है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया गया? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस समिति ने मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग जो की जा रही थी उसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम कब और किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में एक्ट ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अधिनियम BM मालाबारी के प्रयासों से पारित हो सका। तो इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछता है कि एक्ट ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? तो एज ऑफ एक्ट कंटेंस अधिनियम 1891 में पारित हुआ। वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था। और इसके अंतर्गत बालिकाओं की न्यूनतम आयु क्या रखी गई विवाह की? 12 वर्ष। यह अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? तो BM मालाबारी के प्रयास से। यही क्वेश्चन पूछा था। तो BM मालाबारी के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो ये अक्सर सब लोग 9 अगस्त मार देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत हुआ और 9 अगस्त 1942 से यह आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था उस समय कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो जो लूनी नदी है थार के रेगिस्तान में बहती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ी से निकली है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जोवाई, सुकरी, जोजारी इसकी प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदी। तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो है आपका लूनी नदी हो गई। लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकली है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जोवाई, सुकरी तथा जोजारी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ का लेप ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो टेफ्लॉन का लेप जो है ना चिपकने वाले बर्तनों पे जो है लेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वह आवृत्ति पे निर्भर करता है। आवृत्ति के आधार पर ही स्त्री व पुरुष के आवाज़ का निर्धारण किया जाता है। अगर आवृत्ति अधिक है तो तारत्व अधिक होगा, आवृत्ति कम है तो तारत्व कम होगा। पुरुषों का जो तारत्व होता है वह कम होता है, महिलाओं का तारत्व अधिक होता है। इसलिए महिलाओं की आवाज़ जो है
पतली होती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि जो तारतम्य है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं की आवाज़ पतली क्यों होती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति अधिक होती है या तारतम्य अधिक होता है। दोनों बात एक ही है, क्योंकि आवृत्ति जो है तारतम्य के अनुक्रमानुपाती होती है। आवृत्ति अधिक है तो तारतम्य भी अधिक होगा, आवृत्ति कम है तो तारतम्य भी कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 5 से 10,000 होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, जिसके कारण यह श्वेत दिखाई देती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यह आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ही श्वेत रक्त कणिकाएँ श्वेत दिखाई देती हैं। यदि शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उससे शरीर की रक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा ही की जाती है। तो मित्रों, वीडियो जो है बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको अब यहीं पे रोका जा रहा है, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। इसलिए जो है कम से कम क्वेश्चन ही जो है ऐसा किया जाता है, 20-22 मिनट का वीडियो हो। तो मित्रों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है 35-36 क्वेश्चन ही आपको बताया गया है। समग्र रूप से आप देखेंगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे जो एक्सप्लेनेशन बताया गया है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।